अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। मणिपुर मामले पर शोरगुल के दौरान पार्लियामेंट में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2023 मुख्तसर मबाहिस के बाद मंजूर कर लिया गया, जबकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है और ये बात अवाम पर जाहिर हो गई है। रियासत के कई अजला में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का कवी इम्कान है। मुल्क भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। तेलंगाना की कबायली बहबूद की वजीर सत्यावती राठौर ने आज अहदेदारों को हिदायत दी है कि जिले वरंगल के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के पेश नज़र चौकसी बरकरार रखी जाए। महबूबाबाद, मुलुगु और विजय शंकर भोपालपल्ली अजला के मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले कलेक्टर्स, एसपीज और अहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस में वजीर ने शदीद बारिश के सबब किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए बाहमी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। सत्यावती राठौर ने मुताल्लिक़ा महकमों के तमाम अहदेदारों और अरकान अमले को इस बात की भी हिदायत दी कि अपने काम के मुताल्लिक़ा मकामात पर दस्तयाब रहें और बुनियादी सतह पर बाकायदगी से सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा मुतासिर आवाम को राहत पहुँचाने के लिए दरकार इक़दाम किए जाएँ। अहदेदारों को यह हिदायत भी दी गई है कि बेहतर तरीके से बहाली के काम अंजाम दिए जाएँ, ट्रैफिक में खलल अंदाजी से बचने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए और बारिश के जमा हुए पानी की निकासी के लिए जितनी जल्द हो सके काम किए जाए। सत्यावती राठौर ने अहदेदारों की इस बात की भी हिदायत दी कि राहती इक़दामात के लिए अमले को तैयार रखा जाए। सियाहत के मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज कहा है कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले हर मामले का मुनासिब जवाब देने और मबाहिस के लिए तैयार है। हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद के ताल्लुक से मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी, फिरका परस्ती और गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हुए बम धमाकों के बेशुमार तमाम मौज़ूआत पर मबाहिस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना के अवाम पर यह वादे हो गया है कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दूसरे से मिली हुई हैं और आपस में मिलकर काम करती रहेंगी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इन पार्टियों के ताल्लुक से हक़ाइक़ को समझे। इससे पहले भारत राष्ट्र समिति ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साथ दिया। नवे भारत गौरव पूर्णिया क्षेत्र यात्रा ट्रेन ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपना सफर शुरू किया। साउथ सेंट्रल रेलवे एसीआर ने एक रिलीज में कहा कि इस ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया है। इस मौके पर ग्रुप जनरल मैनेजर IRCTC पी राजकुमार भी मौजूद थे। इस ट्रेन से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन को मुल्क के मशरकी व शुमाली इलाकों में बाज़ वाक़े कदीम और तारीखी मकामात का दौरा करने का मौका मिला है। साउथ सेंट्रल रेलवे एसीआर की जानिब से गुंतकल और मिदीकेरा के दरमियान दोहरी लाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके तहत 10.7 किलोमीटर फासले का अहाता किया गया है। गुंतकल स्टेशन को एक अहम जंक्शन की हैसियत से हासिल है, जहां से तमाम सिंतों से ट्रेनें आती हैं। इस रेलवे लाइन के जरिए ट्रेनें गुंटूर, प्रकाशम, पलनाडु, नंदियाल और कर्नूल अजला रवाना होती है। एसीआर के एक रिलीज में आज ये बात बताई गई। गुंटूर गुंतकल लाइन के दरमियान दोहरी लाइन बिछाने के लिए 2016-17 में मंजूरी मिली थी। इस सिलसिले में तखमीनी लागत 3,887 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड TSNPDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राव ने 17 अजला के किसानों को बारिश के सबब चौकसी इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में आइंदा 3 दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र चौकस रहे। गोपाल राव ने हर किसी से अपील की कि चौकस रहते हुए हिफाजती इक़दाम किए जाएं। ऑपरेशन विजय की कामयाबी की याद में मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के तहत आज सिकंदराबाद के वेरुला सैनिक स्मारक में जोश व खरोश के साथ एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एरिया के हेडक्वार्टर्स की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इसी दिन 1999 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपने आउटपोस्ट पर दोबारा कामयाबी के साथ कब्जा किया था। कारगिल जंग के हीरों के एजाज में हर साल ये दिन कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर जनरल राकेश मनोचा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश एरिया ने कारगिल शहीदों को खराज पेश किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक थे। मणिपुर तशद्दुद मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी शोरगुल का सिलसिला जारी रहा, जिसकी बिना पर कार्रवाई मुअत्तल रही। लोकसभा में जब कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तब जंगलात तरमीमी बिल 2023 को मुख्तसर मबाहिस के बाद मंजूर कर लिया गया।
कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और दीगर जमातों के अरकान मुसलसिल एहतजाज करते रहे और मणिपुर मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बयान देने का मुतालिबा करते रहे। शोरगुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में दोपहर के खाने के बाद जब 2 बजे दिन कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, बाएं बहादुर और दीगर जमातों के अरकान ने मणिपुर मामले में नारे लगाना शुरू किए। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई मज़कूरा मामले पर मबाहिस के लिए तैयार है, ताहम उन्होंने सवाल किया कि क्यों वजीर आज़म ऐवान में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। खड़गे के रिमार्क्स के फौरी बाद अपोजिशन पार्टियों ने सारे दिन के लिए ऐवान से वॉकआउट किया। बाद ऐवान में दस्तूरी दर्ज फहरिस्त कबाइल आर्डर के तहत तीसरा तरमीमी बिल 2022 सदाए आउट के साथ मंजूर कर लिया गया। इसके फौरी बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खाद की रिटेल दुकानात की प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्रों में तब्दील करने के मंसूबे का आगाज किया, जिसका मकसद मुल्क भर के किसानों को फायदा पहुंचाना है। सेवा केंद्रों का आगाज कल से होगा और पहले मरहले में 1,25,000 केंद्रों का अहाता किया जाएगा। हैदराबाद में वाकई पार्टी ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्रों का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ ज़रूरी खिदमात को एक छत तले लाना है और खाद, जमीन और तख्म की जांच की सहूलतों से किसानों को फायदा पहुंचाना है। किशन रेड्डी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान फंड के तहत 14वीं किस्त की इजराई से 8 करोड़ 50 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है, जिनमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 39 लाख किसान भी शामिल है। रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि मरकज खाद पर सब्सिडी के जरिए किसानों की मुसलसिल मदद करती रहेगी। किशन रेड्डी शामीरपेट में मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ और शेरों की हिफाजत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के मकसद के तहत नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने रियासती हुकूमत और रियासती महकमे जंगलात के ताउन से हफ्ते को टाइगर डे और यौम तहफ़्फ़ुज़ फितरत मुनाकिद करने का फैसला किया है। यौम तहफ़्फ़ुज़ फितरत के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा ताकि हर उम्र के अफराद को तहरीक दी जा सके और वो सरगर्मी से इस प्रोग्राम में शरीक हों। इस प्रोग्राम के दूसरे दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा, जिसके जरिए शेरों की आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी पैदा की जाएगी। तेलंगाना के अदला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और भोंगी में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज ने आज अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि रियासत के बेशतर अदला में भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का काफी इम्कान है, जबकि आदिलाबाद, निर्मल, चकतियार, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और मुलगू अजला में भी चंद एक मकामात पर भी शदीद बारिश हो सकती है। इसी तरह कल अजला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का पूरा इम्कान है। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। जिले के रेतुनगर में किराने की दुकान के मालिक नारायणा उसकी बीवी का नामालूम अफराद ने कल शब कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कातिल मंगल की रात घर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए और नारायणा के साथ साथ इसकी बीवी का कत्ल कर दिया। मकामी अफराद की तलाश पर पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कातिलों की तलाश का काम कर रही है ताकि इस दोहरे कत्ल की वारदात की वजह मालूम हो सके। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर फिलहाल जारी रहेगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर समाअत। बड़ी खबर यूपी के इलाहाबाद से है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी कैंपस में होने वाले एएसआई सर्वे के बारे में अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की तकमील से मुतालिक मामले में कल दोबारा अदालत में समाअत होगी। समाअत के दौरान एएसआई के एक अफसर ने हाईकोर्ट को बताया कि हमने 24 जुलाई की सुबह 9 बजे सर्वे शुरू किया था। सर्वे अभी शुरू ही हुआ था कि रोक ली गई। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि आपको सर्वे करने के लिए और कितना वक्त दरकार है। एएसआई एहलकार ने कहा कि मालूम नहीं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। इससे पहले ज्ञानवापी कैंपस के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत हुई। मुस्लिम फरीक की तरफ से सीनियर वकील सैयद फरमान नकवी पुरी और हिंदू फरीक की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में बहस की। ज्ञानवापी अहाते के एएसआई सर्वे के मामले में एएसआई माहिरीन अपना बयान देने हाईकोर्ट पहुंचे। एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी अदालत पहुंचे थे। दरअसल अदालत एएसआई के माहिर से जानना चाहती थी कि क्या सर्वे करने के बाद ढांचे को कोई नुकसान पहुंचेगा। जब एएसआई माहिर ने अदालत के सामने अपने बयान रखा तो मुस्लिम फरीक ने मुतनाज़िया ढांचे को एएसआई के सर्वे के लिए खतरा करार दिया और कहा कि अगर गुंबद के नीचे खुदाई की जाएगी तो पुरानी इमारत गिर सकती है। जबकि हिंदू फरीक ने एएसआई सर्वे कराए जाने पर जोर देता रहा ताकि मुतनाज़िया इहाते के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो सके।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो तैयारे का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, पायलट्स का लाइसेंस मुअत्तल। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। यह वाकया गुज़िश्ता 15 जून को पेश आया था, जिसको पेश नज़र रखते हुए बाद DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कदम उठाया है। DGCA ने इंडिगो के कैप्टन का लाइसेंस 3 महीने और एक को पायलट का लाइसेंस 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है। एक सीनियर अफसर के हवाले से जानकारी खबर रसां एजेंसी IANS ने दी है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 15 जून को इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6595E6 बेंगलुरु से अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त तैयारे का पिछला हिस्सा टकरा गया था। बाकायदा इंडिगो ने एक बयान जारी किया था, जिसमें बताया था कि तैयारे को जरूरी जांच और मरम्मत के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। वाक़े की जांच मुतालिका अफसरान के जरिए की जा रही है। काबिल जिक्र है कि तैयारों में तकनीकी खामियों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और ऐसी हालत में इमरजेंसी लैंडिंग की भी नौबत आ जाती है। लेकिन 15 जून को पेश आए वाक़े में लैंडिंग के वक्त पायलट टीम की गलती सामने रही। यही वजह है कि कैप्टन और शरीक पायलट के लाइसेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अमित शाह दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लोकसभा में पीर के रोज करेंगे पेश। 25 जुलाई को मिल गई थी काबीना की मंजूरी। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को मरकजी काबीना की मीटिंग में 25 जुलाई को मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसे पीर के रोज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस बिल को पीर के रोज लोकसभा में पेश करेंगे। इस मौके पर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। इतना ही नहीं, कई अपोजिशन पार्टियां भी इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी की हिमायत में खड़ी नजर आ रही है। वाज़ेह है कि NCT गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मरकजी हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता 19 मई को जारी किया गया था। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि कौमी राजधानी पब्लिक सर्विस अथॉरिटी नाम से एक अथॉरिटी होगी जो उसे फराहम की गई क़ुव्वतों का इस्तेमाल करेगी और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाशिए पर उर्दू, PhD कोर्सेज में सीटें हुई 0। तलबा ने किया हैरानी का इजहार। उर्दू तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उर्दू हाशिए पर है। आलम यह है कि मौजूदा तालीमी सेशन के PhD कोर्सेज में उर्दू की नशिस्तें 0 कर दी गई हैं। AMU में उर्दू की सीटें 0 करने पर लोगों ने हैरत का इजहार किया है। दूसरी जानिब शोबे उर्दू के सरबराह का कहना था कि वो इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ख़त किताबत कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि PhD में उर्दू की नशिस्तें जल्द ही बहाल हो जाएंगी। अमरुजाला.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी साल 2022-23 में शोबे उर्दू में PhD के दाखिले के लिए एक भी सीट जारी नहीं की गई। AMU के शोबे उर्दू में PhD की नशिस्तें 0 होने से इन तलबा की परेशानियां बढ़ गई हैं जो बरसों से दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। रिसर्च की तैयारी कर रहे एक तालिब इल्म अब्दुल वहीद ने बताया कि AMU की तरफ से जारी नोटिस में उर्दू में रिसर्च के लिए एक भी सीट जारी नहीं करना अफसोसनाक है। सेशन 1 साल पीछे चल रहा है। एक दीगर तालिब तौहीद ने बताया कि उर्दू में रिसर्च के लिए एक भी सीट नहीं होने की वजह से तलबा में बेचैनी पैदा हो गई है। वो 2 साल से मुसलसिल तैयारी कर रहे थे। शोबे उर्दू में 150 तलबा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च कर रहे हैं। एक प्रोफेसर अपनी रहनुमाई में 8 तलबा को ही PhD करा सकते हैं। महकमे में 18 में से 14 असामियाँ खाली हैं। अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से किया निकाह, गमज़दा वालिद बोले बच्चों का नहीं सोचा, वो अब मेरे लिए मर गई। ग्वालियर की अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी की खबरों की वजह से इसका ख़ानदान गमगीन है। अंजू के वालिद गया प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया है कि अंजू पाकिस्तान में शादी के बाद मेरे लिए मर गई। पाकिस्तान में अंजू की नसरुल्लाह के साथ शादी की खबर के बाद अंजू के वालिद सदमे में है। वालिद गया प्रसाद इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है, वो इसका नाम भी लेना सुनना नहीं चाहते। प्रसाद ने न्यूज़ 18 को बताया कि अब जब बेटी मुझ से बाहर हो गई तो मेरे लिए इससे कोई रिश्ता नहीं रहा। वालिद का कहना है कि अंजू का इस्लाम कबूल करना मेरे लिए उसकी आखिरी रसूम अदा करने जैसा है। गया प्रसाद के मुताबिक जब अंजू ने अपना नाम बदला, शौहर बदला, मजहब बदला, मुल्क बदला तो अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहा। अब हम समझते हैं कि वो मर चुकी है। गया प्रसाद थॉम्स को अपनी बेटी अंजू के इस कदम से दुख हुआ है, क्योंकि इसने ख़ानदान को कभी ये भी नहीं बताया कि इसने पाकिस्तान जाने का इरादा कर लिया है। इनका कहना है कि अगर अंजू बच्चों के बारे में सोचती तो वो घर से बाहर ना निकलती, बच्चों को नहीं छोड़ती। कोई जानवर या परिंदा अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता। हम तो फिर भी इंसान हैं। छोटे बच्चे को उदास देखकर गाय भागती हुई आती है। जानवर अपने बच्चे से प्यार करता है। अगर अंजू को अपने बच्चों से प्यार होता तो वो ना जाती। अंजू अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, बच्चों की परवाह नहीं करती, इसलिए इसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है।
سب سے پہلے شوہر کی غلطی ہے کہ اس کو اپنی بیوی پر نظر رکھنا تھا، دوسرا یہ کہ انجو کو پاکستان جانا نہیں تھا، تیسرا یہ کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا بلکہ بچوں کو ساتھ لے جانا تھا، کم سے کم چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے لیتی۔ یہ بہت برا کیا انجو نے۔ یوپی میں ٹماٹر گھوٹالہ، محکمہ کسٹم کے 4 عہدیدار معطل۔ نیپال سے ہندوستان میں اسمگلنگ کر کے لائے جا رہے 3 ٹن ٹماٹروں کو مہاراج گنج پولیس اور سشستر سیما بل SSB کی مشترکہ کارروائی میں ضبط کیے جانے کے بعد غیر قانونی طور پر چھوڑے جانے کے سلسلے میں محکمہ کسٹم کے 4 عہدیداروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 4,80,000 روپے مالیت کی اس کھیپ کو 7 جولائی کو قبضے میں لینے کے بعد تلف کرنے کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ ضابطے کے مطابق دستشدہ خراب ہونے والی اشیاء کو 24 گھنٹے کے اندر تلف کیا جانا چاہیے، لیکن الزام ہے کہ کسٹم حکام نے کنسائنمنٹ کو تلف کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا۔ لکھنؤ کی کسٹم کمشنر آرتی سکسینہ نے کہا کہ ان کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق سرحدی علاقے میں تعینات محکمے کے 4 افسران کو غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ ٹماٹروں کی کھیپ چھوڑنے کا قصوروار پایا گیا، جس کی وجہ سے انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں وشال مہتا، انسپکٹر SS حیدر، آدتیہ شرما اور جتیندر کمار شامل ہے۔ دراصل سینئر حکام نے کہا کہ تحقیقات ابھی باقی ہے اور قصوروار پائے جانے والے تمام اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مودی کو دوسروں کی کیا ضرورت ہے، مرکزی ایجنسیوں سے کام چلائیں، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے سنجے راوت کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نریندر مودی، BJP اور NDA پر سخت نشانہ لگایا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ کئی برسوں کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ملک میں NDA نام کا ایک امیبا زندہ ہے۔ دوسری طرف ہم جیسے محب وطن سیاستداں ہیں جنہوں نے انڈیا نام کا اتحاد بنا رکھا ہے۔ اسی دن ہمارے محترم وزیر اعظم نے 36 پارٹیوں کی میزبانی کی۔ سچ پوچھے تو انہیں ان 36 پارٹیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کچھ پارٹیوں کے پاس ایک بھی MP نہیں ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ نیا مہاراشٹر بن رہا ہے اور یہ خطرے کا قانون ہے۔ جس وقت یہ واقعہ شروع ہوئے ہیں کہا تھا کہ سڑے ہوئے پر پتے ضرور گرنے چاہیے، ان پتوں کے گرنے کے بعد نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، کلیاں کھلتی ہیں اور درخت تازہ نرم پتوں اور پھولوں کے ساتھ دوبارہ ابھرتے ہیں۔ آج شیو سینا کا یہ حال ہے، بوسیدہ پتے اب گر چکے ہیں، نئی ٹہنیاں پھوٹ پڑی ہیں۔ ادھو سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کل تک یہ سڑے ہوئے پتے آپ اگائے تھے، اس پر انہوں نے کہا ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، کبھی کبھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، جن کو ہم اپنا ہی سمجھتے تھے وہ دھوکے باز نکلے، تب بھی ہم یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کی شاخوں سے اصل درخت کا رس چوستے رہتے ہیں، جبکہ درخت سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ منی پور معاملہ آپ کی گتھنی اور کرنی میں فرق ہے، ملکارجن کھڑگے نے بھیجا امت شاہ کے خط کا جواب۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس منی پور معاملے کو لے کر بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ انہوں نے دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈران ادھیر رنجن چودھری اور ملکارجن کھڑگے کو خط لکھ کر منی پور معاملے پر بحث میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ اب اس خط پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے امت شاہ کو جوابی خط روانہ کیا ہے۔ اس خط کے ذریعے انہوں نے مرکزی حکومت پر کئی طرح کے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کا خط ملا جو سچائی کے برعکس ہے۔ آپ کو دھیان ہوگا کہ منی پور میں 3 مئی کے بعد پیدا حالات پر انڈیا اپوزیشن اتحاد میں شامل پارٹیوں کا لگاتار مطالبہ رہا ہے کہ PM مودی ایوان میں اپنا پہلا بیان دیں، جس کے بعد دونوں ایوانوں میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی جائے۔ جس طرح کی سنگین حالت گزشتہ 84 دن سے منی پور میں اور جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ہم سبھی سیاسی پارٹیوں سے یہ امید کی جا رہی کہ ہم وہاں فوری امن بحالی کے عوام کو پیغام دینے کے ملک کے ایوان بالا میں کم از کم اتنا تو کریں گے۔ قرآن کی بے حرمتی پر 31 جولائی کو اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 31 جولائی کو ہوگا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے چاشمے کو اطلاع دی۔ اس سے قبل عراق نے اس ہفتے کے اوائل میں یورپ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بغداد میں وزرائے خارجہ کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کرنے کے لیے OIC کو مدعو کیا تھا۔ ایران کی اسلامی جمہوریہ خبر رساں ایجنسی نے مسٹر کنانی کے حوالے سے کہا کہ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ تجویز کے بعد اور اسلامی ممالک میں اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین بن امیر عبداللہیان سے رابطہ اور انہیں پیغام بھیجنے کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ بات چیت ہوئی۔
اس کے بعد 31 جولائی کو وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر بات کی جائے گی، اس پر جانچ کی مانگ کی جائے گی۔ ڈینش پیٹریاٹس انتہا پسند گروپ کے ارکان نے منگل کو کوپن ہیگن میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر ایک اور قرآن جلانے کی ریلی منعقد کی۔ اس گروپ کے 5 ارکان نے کوپن ہیگن میں مصری سفارت خانے کے قریب قرآن کو نظر آتش کیا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہے تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔